हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो यार थोड़ा सा इंटरनेट इशू हुआ था। ठीक है। तो इसलिए मैंने आज ये आपको रिकॉर्ड वीडियो दे रहा हूँ। एंड ऑल्सो क्योंकि रिकॉर्ड वीडियो है तो आई थॉट कि जो टेस्ट दो हमारे हो चुके हैं, पहले हम उनको अच्छे से डिस्कस कर लें, सही तरीके से उनको बना लें, सो दैट जो भी आपके डाउट रह गए। और आपने देखा होगा टेस्ट 1 जो संडे को हुआ था और टेस्ट 2 जो 22 जून को हुआ था, मतलब कल जो हुआ था, वो आपको कहीं ना कहीं एक बेटर इंप्रूवमेंट दिख रही होगी जैसे जैसे हम टॉपिक्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे। ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अपना संडे जो 22 वाला टेस्ट है, पहले वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम अपना संडे टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है एवरीवन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से था। अ ग्लास रॉड एक्वायर्स चार्ज बाय रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ। ठीक है। ऑन ग्लास रॉड इज ड्यू टू, अच्छा, द चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज ड्यू टू। तो आपको पता है यार, ग्लास रॉड जो होती है ना, ग्लास रॉड जो होती है हमारी, वो एक इंसुलेटर होती है ना। मैंने आपको बताया था। तो ये आपका एक बेसिकली इंसुलेटर हो गया और यहाँ पे आपके पास एक सिल्क क्लोथ हो गया। ठीक है। तो होगा क्या, क्योंकि ये इंसुलेटर, तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है। और आपके यहाँ पे एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज आपको दिखने लगेगा। अगर हम देखें तो रबिंग में जो एग्जैक्टली exactly एनर्जी होती है वो फ्रिक्शनल एनर्जी होती है। सो दिस विल बी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट इज हैपनिंग इन बिटवीन। तो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी आती है, एनर्जी से वो चार्ज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। इफ ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो इनसाइड द सर्फेस, दैट मीन्स, इसका क्या मतलब है, दैट इज देयर इज नो नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सर्फेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सर्फेस, डिसकंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सर्फेस, द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सर्फेस। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है ना। तो देखो, नेट चार्ज, नो नेट चार्ज, नेट चार्ज का मतलब क्या होता है एक तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए भाई। नेट चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज, है ना। तो एक एक्चुअली में जब हम गॉस थ्योरम देखते हैं तो हमें पता है ये जो चीज है वो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन के इक्वल होती है ना। क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन के इक्वल होती है। और क्योंकि ये जीरो है तो आपका ये भी जीरो होगा। तो इस तरीके से ये भी आ जाता है। एक मिनट आप मेरे को देना, इसको हटाते हैं। हाँ, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। चलिए, मैं एक बार चेक कर रहा था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप सभी को पता है यार कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके सेंटर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो एक तरीके से वो एक्सियल पॉइंट ही होता है। ठीक है। तो आपको पता है जब हम यहाँ पे एक प्लस क्यू ले रहे हैं और अगर ये डायपोल है तो यहाँ पे एक माइनस क्यू भी आ रहा होगा। तो इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, इस पॉइंट पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे बेसिकली इसकी वजह से ये आएगी और इसकी वजह से ये आएगी, तो इन दोनों की वजह से ऐड हो जाएगी। और जो ई नेट हो जाएगा, जो ई नेट हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ के क्यू अपॉन, है ना, आर स्क्वायर। ठीक है। बस यहाँ पे आर की जगह ए आ जाएगा तो जाएगा ट्वाइस ऑफ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, जहां पे ए ये वाला डिस्टेंस होगा। ठीक। तो आपको समझ आ गया। इट विल बी ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू वन वन चार्ज, दैट इज सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये वाले क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट आपको एक यार क्लैरिटी भी बहुत अच्छी आ जाए कि हमने क्वेश्चंस बनाए भी हैं, लेकिन हमने किस तरीके से इनको अप्रोच करना था। 4 चार्जेस आपको दे रखे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 केप्ट इनसाइड अ क्लोज सरफेस, व्हाट विल बी द आउटगोइंग फ्लक्स। तो आपको पता है यार आउटगोइंग जो फ्लक्स होता है, ठीक है, नेट फ्लक्स नहीं पूछ रहा है, ये आउटगोइंग फ्लक्स पूछ रहा है। मेरे हिसाब से इसमें इसका आंसर गलत दिया होगा, ये जीरो नहीं आएगा इसका आंसर। तो आउटगोइंग जो फ्लक्स होगा दैट विल ओनली बी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। सो दैट विल बी, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये तो अगर हम ये भी मैं आपको विशेष में बता दूं कि जो नेट फ्लक्स होता है, ठीक है, जो नेट फ्लक्स होता है वो समेशन ऑफ आउटगोइंग प्लस इनकमिंग फ्लक्स होता है ना, प्लस इनकमिंग फ्लक्स होता है। तो आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो वो जाएगा 13/एप्सिलॉन। ठीक है ना। और जो इनकमिंग फ्लक्स होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका माइनस अगेन 13/एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आउटगोइंग फ्लक्स है। ऑल्दो इसमें ये आंसर गलत है तो यहाँ पे हमें इसको नेट फ्लक्स लिख लेना चाहिए। ठीक है। ये नेट फ्लक्स हो जाना चाहिए, उस हिसाब से इसका आंसर जीरो है। आउटगोइंग इतना होगा, इनकमिंग इतना होगा, तो इसलिए वो नेट आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम करेक्ट करवा देंगे। ठीक है।
विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको पता है यार वेक्टर में जो है ये और ये तीनों ही, अब आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट से आता है इसलिए वर्क से आता है, ये भी डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व होता है, और ये तो वैसे भी एक क्वांटिटी है जो कि जिसका नंबर, इसका अमाउंट मेजर करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द आंसर। अच्छा, तो ये एक गलत आंसर है यहाँ पे, ये भी ठीक करवा देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद द आंसर, इसको सही करवा देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, इन द गिवन डायग्राम शोन बिलो, इसमें आपसे पूछा है कि फील्ड किस पॉइंट पे कैसी है, ठीक है। तो आपको पता है भाई, जैसे जैसे ये दूर होती हैं फील्ड लाइंस, आपकी जो फील्ड है वो डिक्रीज होती है। तो क्लियरली फील्ड इज मोर एट पॉइंट पी एंड लेस एट पॉइंट क्यू, तो द आंसर शुड बी सी, दैट इज द राइट आंसर। A charge particle is free to move in an electric field, it will travel, ठीक है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए, तो आपको पता है फॉर एग्जांपल ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आप चार्ज रखते हैं, है ना, यहाँ पे आप चार्ज रखते हैं, तो Q इंटू ई, ठीक है, Q इंटू ई से जो है आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से चार्ज मूव करेगा, सो दैट विल बी अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स विथ इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0, सो द आंसर शुड बी बी ऑप्शन, ठीक। अच्छा, an electric dipole is placed in a uniform electric field with a dipole axis making an angle theta with the direction the orientation of dipole for stable equilibrium। तो मैंने आपको बताया था stable equilibrium का मतलब होता है, पहले तो equilibrium मतलब दो जगह equilibrium आता है आपका, एक थीटा इक्वल टू 0 पे आता है, एक थीटा इक्वल टू 180 पे आता है, लेकिन इसमें से स्टेबल वो होता है इस पे एनर्जी मिनिमम आती है। तो आपको पता है इस पे जो एनर्जी है वो माइनस पीई आएगी, और इस पे जो एनर्जी है वो एक तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा भी आता है, प्लस पी आएगी। तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस। A charge q is placed at the point of intersection of body diagonals of a cube. The electric flux passing through any one of its face is, तो आपको पता है, अब ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है चार्ज q is placed at the intersection of बॉडी डायगोनल्स, है ना, तो यहां कहीं वो प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली याद है बॉडी डायगोनल का मतलब होता है सेंटर, सेंटर पे प्लेस्ड है। तो आपको पता है टोटल क्यूब से जो फ्लक्स आएगा भैया वो आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यही 6 टाइम्स हो जाता है फ्लक्स थ्रू वन सरफेस। तो जब आप फ्लक्स थ्रू वन सरफेस निकालेंगे, है ना, जब फ्लक्स थ्रू वन सरफेस निकालेंगे तो फ्लक्स थ्रू वन सरफेस कितना आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस आ जाएगा आपका क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि हम कहीं कैंसिल आउट तो नहीं कर रहे हैं, काफी कुछ हटा तो नहीं रहे, नहीं, बहुत बढ़िया है ना, आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, ठीक है। और ये सेटअप बताना यार कैसा लग रहा है मेरे को, इसमें एक्चुअली देखो दो बेनिफिट है, एक तो आपको मैं भी बहुत इंटरेक्टिवली पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा ये है कि यार एक्चुअली में क्या होता है ना, रिलेटिवली पहले क्या होता था कि जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो बोर्ड पे पढ़ाते ही थे यार, घंटों घंटों पढ़ाते थे, लेकिन उसमें क्या होता था ना, एक बेसिक रिलैक्सेशन, एक बेसिक पेस आपकी बनी रहती थी। अब क्या होता है कि हम खड़े रहते हैं उस तरफ, फिर आप लोगों से कॉन्टिन्यूसली बात करनी होती है, थोड़ा सा भी पॉज नहीं होता, तो कहीं ना कहीं यार एक फिजिकल जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा होता है बॉडी पर। मुझे लगता है दिस इज एन वेरी इफेक्टिव वे टू बेसिकली डिलीवर द लेक्चर ऑल्सो। आपसे हमेशा आई कॉन्टैक्ट भी रहता है, बैक भी फेस नहीं होती, और हर चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होती है। और अगर मान लीजिए कोई चीज़ हाइड भी होती है तो मैं हट सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ, और पूरे इलाके में घूम सकता हूँ, और आपको बता भी सकता हूँ कि यार देखो ये जो है ना, ये जो है ये फ्लक्स है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्यूब है, ठीक है, ऐसे कर करके चीज़ों पे डिस्कशन भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पॉइंट चार्ज प्लस ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट द डिस्टेंस, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, है ना, सॉरी, तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ना 5 सेंटीमीटर ऊपर, ये 5 सेंटीमीटर है बच्चे, 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रख दिया गया। अब आपको पता ही है कि अगर मेरा इस तरह का ये डायग्राम है फॉर एग्जांपल, है ना, अगर मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे मेरा एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे एक गॉसियन सरफेस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो मैं 10 क्रॉस 10, है ना, 10 10 के साइड वाले आपके एक गॉसियन सरफेस को कंप्लीट कर लेता हूँ, जो कि एक क्यूब ही होगा,
क्योंकि वही इसको चारों तरफ से इनक्लोज कर सकता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है एक सरफेस से निकालो, तो यही हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी देखा था। तो आपको पता है फ्लक्स थ्रू वन सरफेस जो है वो हो जाता है टोटल फ्लक्स अपॉन 6 टाइम्स, है ना, क्योंकि 6 सरफेसेस है। तो ये जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, द आंसर विल कम आउट टू बी दिस, डी ऑप्शन। ठीक है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस ऑफ प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड विद सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, आर इन फ्री स्पेस। ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक, है ना, दिस इज। तो हमें काम करते हैं भाई, इसके लिए दो हमारी रॉड्स बना लेते हैं। एक रॉड ये हो गई हमारी, ठीक है, और इसी को हम क्लोन करके आगे ले आते हैं यहाँ पे। तो दो रॉड हमारी होगी। यहाँ से आपसे सेंटर पे पूछी है फील्ड। अब आपको पता है ये लैम्डा ये माइनस लैम्डा है, तो आपको ये भी बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा कि भाई इसकी वजह से यहाँ पे आएगी ई, और इसकी वजह से भी यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव की वजह से ई आई और ये नेगेटिव की वजह से ई आई, है ना। इस तरीके से दोनों ई ऐड हो जाएंगे, तो जो ई नेट आ जाएगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ई प्लस प्लस ई माइनस। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2k लैम्डा बाय एक्स, है ना, 2k लैम्डा बाय एक्स का भी ट्वाइस हो जाएगा। तो वो एक तरीके से 4 से 4 कट जाएगा आपका, और लैम्डा बाय एक्स आ जाएगा बस। तो लैम्डा बाय एक्स विल बी इक्वल टू इतना। अच्छा, 4 से 4 कटेगा, लेकिन वो पाई एप्सिलॉन भी बचेगा नीचे, है ना। तो ये आ जाएगा, एक्स के लिए आर रख देंगे, डिस्टेंस क्योंकि आर है ना। विथ सेपरेशन ऑफ, एक मिनट, तो सेपरेशन आर है, तो उसका जो एक्स होगा वो आर बाई 2 होगा। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन आपका आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार आंसर की में भी। जी हाँ, बी ऑप्शन है। ठीक, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए एंड बी इज शोन इन फिगर, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिनिए। ठीक है, यहाँ से 6, 9 और 12 लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, जबकि यहाँ पे 6 और 4 10 लाइन अंदर जा रही है। इसका मतलब जो ए है वो पॉजिटिव है ना, और बी नेगेटिव है, और ए मैग्नीट्यूड में बड़ा भी है बी से। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड में बड़ा है बी से। चलिए, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो द डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स, बिल्कुल डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कम हो रही है, आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। तो डायपोल में इस डायरेक्शन में एक फोर्स ज्यादा होगा डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो द डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, है ना, क्योंकि बेटा आपको पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना E1, वो ग्रेटर देन होगी यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से। ठीक है ना, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से ग्रेटर होगी, और वो आपका जो नेट फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ दे देगी। ठीक है, वो आपका नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज क्यू इज सप्लाइड टू अ मेटालिक कंडक्टर विच इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज सेम एज ऑन द सरफेस। ओके, द चार्ज क्यू इज सप्लाइड टू अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट इज कांस्टेंट। तो ये मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स पढ़ाए थे तो बताया था कि जब भी हम स्फीयर की बात करते हैं तो इसमें अंदर जो है कंडक्टिंग स्फीयर में ई इनसाइड तो जीरो होता है, जिस वजह से सरफेस का जो v है और किसी भी पॉइंट p का जो v है, इनका जो डेल्टा v आता है वो जीरो आता है, क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल टू या E डॉट डी आर इक्वल टू डेल्टा वी होता है। अगर E जीरो है तो डेल्टा वी जीरो है। इससे हमें v सरफेस और vp क्या मिल जाता है? सेम मिल जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं पोटेंशियल जो है वो क्या है? कांस्टेंट। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अनएक्सेलरेटेड फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक मिनट, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन रिड्यूसिंग पोटेंशियल अक्रॉस अ कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो कैपेसिटेंस पे मैंने आपको बताया था, कैपेसिटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है V एंड आपके Q के। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो वो डिपेंड इस पे करता है बेटा, A पे, एप्सिलॉन नॉट पे और D पे। ठीक है ना, इन चीजों पे वो डिपेंड करता है। If n number of equal capacitors, each of capacitance C are connected in series, then equivalent capacitance will be, इनका equivalent capacitance क्या होगा? तो आपको पता है जब वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो पैरेलल की तरह बिहेव करते हैं, तो उनका जो equivalent capacitance है वो C by N आ जाता है। ठीक,
The capacitance of parallel plate capacitor when there is no medium between the plate is C. If the capacitor is now completely filled dielectric matter of K, इसका capacitance क्या हो जाएगा? तो K times decrease कर जाएगा. Answer will be A. Sorry, the capacitance पूछा हुआ मैंने B सोच लिया. तो capacitance जो होता है after filling the dielectric वो K times C हो जाएगा. That is KC. ठीक है. अच्छा, चलिए. A, B and C, A, B and C, A, B and C. एक मिनट दीजिएगा मेरे को. A, B and C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, तो आपको बताया गया है. अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान दें, E is equal to minus d by dr, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है. मतलब कि सबसे कम पोटेंशियल किस पे होगा? सबसे कम पोटेंशियल होगा आपका ए पे और सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा आपका बी पे. तो इस हिसाब से बी विल बी एट हाईएस्ट पोटेंशियल. Equipotential surfaces at a distance from a collection of charges whose total sum is not zero are approximately. तो ये भी मैंने आपको बताया था, जब सम जीरो नहीं होता तो इनका सबका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो एक बड़ा सा स्फीयर आ जाता है, क्योंकि इवेंचुअली उनको हम एक कन्फाइंड चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं. Two plates of capacitor are at potential this in this. If the separation is this much, electric field is, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर. डेल्टा वी आपका आ गया -40, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है तो 40 आ गया ये, और अपॉन 2 दैट इज 20 वोल्ट पर मीटर आपका जो है वो आंसर आ जाएगा. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर and plate separation 1 mm. The charge on the plate, if the potential difference of 100 volt is applied is, the charge on the plates if the potential difference of 100 volt applied is. तो देखो बड़ा सिंपल है ना. तो Q is equal to C डेल्टा V होता है, लेकिन C की वैल्यू नहीं दी तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D से निकाल लेना होगा, है ना. एयर फील्ड कैपेसिटर है और डेल्टा वी आपका 100 आ जाएगा. अब यहाँ पे मेन क्या होता है ना, एप्सिलॉन नॉट की बच्चों को वैल्यू बच्चे भूल जाते हैं. और सर्कुलर प्लेट है तो सर्कुलर प्लेट का पहले तो एरिया पाई स्क्वायर रखना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर कितना रखोगे? -12 रखोगे. और ये आ जाएगा आपका 100 और ये आ जाएगा आपका D. D विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 mm. mm को फिर से मीटर में कन्वर्ट करना, ये आपका आंसर आ जाएगा. सॉल्व कर लेना, द आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए. A parallel plate capacitor has capacitance 18 microfarad. If the distance between plate is tripled and the dielectric medium is introduced, the capacitance becomes 72. The dielectric constant. तो आपको पता है भाई C dash जो हो जाएगा वो हो जाएगा A epsilon naught upon distance between the plate is tripled. तो ये 3D आ जाएगा और यहाँ पे K आ जाएगा. ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इसकी वैल्यू हमें 72 दे रखी है. ठीक है, और हमें A epsilon naught upon D की वैल्यू 18 दे रखी है जो पहले से ही दे रखी थी. और K अपॉन 3 ये और आ जाएगा, ये 3 6 18 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 12. तो बेसिकली आपका K कितना आ जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 12 आ जाएगा. ठीक है, देखिए 3 कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ इतना द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड इज. तो आपको पता है जब ये सीरीज में होते हैं तो सारे पैरेलल की तरह ऐड होते हैं. सबसे पहले तो आपको Q निकालना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है. तो 1/3 और ये आ जाएगा 2/6, तो अगेन 1/3 तो ये जाएगा 2/3. तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू पहले तो 3/2 आ जाएगी भैया. तो Q जो होगा नेट Q वो हो जाएगा C डेल्टा V. तो आप C करेंगे इंटू डेल्टा V करेंगे तो ये आपका 6×3 = 18 180 कूलाम. तो आपका चार्ज आ जाएगा, कूलाम में नहीं आएगा, माइक्रो कूलाम में आंसर आएगा. और अगर हम V निकालते हैं तो हो जाएगा 180 अपॉन C 3 दैट इज 60 आपका वोल्ट में जो है आंसर आ जाएगा. तो डी ऑप्शन शुड बी दी राइट ऑप्शन. ठीक है, तो एक मिनट इसको सेव कर लेते हैं. नेक्स्ट फाइल ओपन करते हैं आपके टेस्ट की. चलिए, तो अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं. 3 कैपेसिटर्स. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हमने देख लिया. Assertion: 5 charges plus Q each are placed at a 5 vertices of a regular pentagon.
ठीक है। अ सिक्स्थ चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन, देन द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन माइनस क्यू तो देखो इज जीरो। अच्छा, तो ये बात तो गलत ही लग रही है। अच्छा, पेंटागन है, हाँ तो देखो अगर मैं एक पेंटागन ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेंटागन ड्रॉ करता हूँ आपके लिए पहले तो, ठीक है ना। तो अगर हम एक पेंटागन को ड्रॉ करें, फॉर एग्जाम्पल यही हमारा पेंटागन होगा, ऐसा है ना। रुक जाओ, तो ये हमारा इस तरह का पेंटागन होगा। आपसे क्या पूछा है कि द सेंटर द नेट फोर्स ऑन माइनस क्यूज, तो आपको पता है यार, ये मैंने आपको बताया पॉलीगॉन लॉ से, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज और यहाँ पे एक चार्ज रखता हूँ, ठीक है ना, तो इन सबका जो फोर्स होगा, अगर वो एक रेगुलर पॉलीगॉन पे लाई कर सकता है और वो इक्वल है, तो डेफिनेटली उनका सम जीरो आएगा। तो एक्चुअली में आप देखो, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगॉन हो तो वो सारे के सारे एक अदर पॉलीगॉन पे भी शिफ्ट हो सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सब सेम एंगल पे ही क्या है, सिचुएटेड है, और सबका सम भी 360 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब सिक्स चार्ज तो जीरो, ये ठीक है। नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर, देखो देखो आंसर जो है, आंसर जो है वो गलत है, ठीक है, मतलब जो रीजन है वो गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सेंटर जो है वो जीरो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। लेकिन हाँ, पहला पॉइंट सही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सही होगा, तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, दैट इज सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। पोटेंशियल तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो सबका सम करोगे तो जीरो कैसे आ जाएगा, है ना। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल, मैंने असर्शन रीजन सिर्फ इसलिए दिया ये बताने के लिए कि ये भी ऑब्जेक्टिव में आ ही सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि आजकल यही करते हैं लोग, असर्शन रीजन को ऑब्जेक्टिव बना के दे देते हैं ना, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बोलेंगे और लिख देंगे नीचे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। एक तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर से हमें यही पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में V बढ़ रहा होता है, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है V वहां पे कम हो रहा होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम E डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी यूज करते थे, तो आपको पता है E डी आर कॉस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डी वी होता है, इक्विपोटेंशियल के लिए ये जीरो हो जाता है, इसका मतलब कॉस थीटा जीरो होता है, मतलब थीटा 90 होता है। सो ये चीज आपकी बड़ी सही तरीके से ट्रू है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही सही लग रहे हैं, और सही रीजन भी लग रहा है। पहले पार्ट का तो बिल्कुल सही रीजन लग रहा है, और दूसरे पार्ट का भी रीजन एग्जैक्टली सही है, क्योंकि भाई वो जो फॉर्मूला है ना, E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, उसी का दूसरा फॉर्म ये है, ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी। तो ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। The expression of potential energy this is unaltered whatever the way charge are brought to the specific locations. Reason, path independence of work for electrostatic force is, बिल्कुल सही बात है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अनअल्टर्ड रहती है अगर आप आर ब्रॉट टू स्पेसिफिक लोकेशन वे द चार्जेस। हाँ, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, आपको पता है, मतलब अगर आप ये दो चार्जेस को यहाँ पे रखे हो, तो आपको सिर्फ इनके बीच की क्या फाइनल दूरी है वो मैटर करती है। आप इनको ऐसे लाए हो, है ना, आप इनको सीधा लाए हो, आप इनको कहीं से भी लाए हो, घुमा के ऐसे लाए हो, ठीक है ना, इवेंचुअली द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द डिस्टेंस। सो assertion is also true, reason is also true, and it is also the correct explanation of assertion। देखते हैं, अ चार्ज कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी, ठीक है, नाउ इट इज प्लेस्ड, ये बहुत देखिए, अब आपने देखा होगा कैसे कैसे लेवल बढ़ा है क्वेश्चन का, है ना। और आप लोगों को तो चलो शफल्ड पेपर मिले होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग टाइम पे अटेम्प्ट करने का मौका मिला होगा। लेकिन जब आप इसको, तो यही सारे क्वेश्चन हैं, हो सकता है आपको शफल्ड मिले हो, क्योंकि हम शफल कर देते हैं हर बच्चे के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो a charge capacitor is discontinued from a battery, now its plates are ठीक है separated, further the potential energy will fall, reason energy stored in capacitor is not equal to the work done in charging। अच्छा, तो now if plates are separated, further the potential energy is fall। देखो, पहला जो असर्शन है ना, असर्शन जो है, अगर हम किसी भी कैपेसिटर को पहले बैटरी से कनेक्ट करते हैं और अगर हटा देंगे, तो क्या कांस्टेंट होगा, मैंने आपको बताया चार्ज कांस्टेंट होता है, ठीक है। और अगर हम इसके डी को बढ़ा दें फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर हम डी को बढ़ाएंगे तो सी तो कम होगा। अब देखो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी होता है, अगर सी कम होगा, चार्ज को कांस्टेंट रखना है, तो डेल्टा वी को बढ़ाना पड़ेगा,
है ना, एक तरीके से पोटेंशियल उसका अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये बोल रहा है फॉल होगी, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी से ही अगर तुम सोचो, पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी होता है, तुम इसी से सोचो तो सी जो है वो कम होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली यू जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी पहली स्टेटमेंट ही गलत है और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली ठीक है। तो अगर आप देखो दूसरी स्टेटमेंट जो है ना वो एक्चुअली में ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज नॉट इक्वल टू द वर्क डन। अच्छा, नॉट इक्वल टू द वर्क डन इन चार्जिंग इट नहीं, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन इन चार्जिंग इट विल इक्वल टू द वर्क, है ना। इज नॉट इक्वल बोला ना, तो इज इक्वल, तो वर्क डन इन चार्जिंग जो होता है वो तो बेटा इसके इक्वल होता है क्यू स्क्वायर बाय टू सी और ये सब, लेकिन जो बैटरी एक्चुअल वर्क करती है, ठीक है, उसमें से कुछ वर्क आपका इसमें नहीं जाता है चार्जिंग में, तो वो इसके इक्वल नहीं होता। वर्क डन बाय बैटरी बोलते तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, तो स्टेटमेंट वन भी फॉल्स है और स्टेटमेंट टू भी आपका फॉल्स है। In a Wheatstone bridge, all four arms have equal resistances if the resistance of galvanometer is also R, then the equivalent resistance of the combination is। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर का तो कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है अगर व्हीट स्टोन है तो, है ना, और बैलेंस व्हीट स्टोन है, आप देखो तो ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, तो टू आर का जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, एक तरीके से 1/2R 1/2R लोगे ना, तो 1/2R 1/2R का जो है वो आर ही रिजल्टेंट आ जाएगा। फॉर अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट बैलेंस इज ऑब्टेन्ड फॉर 50 सेंटीमीटर, है ना, एंड अ पोटेंशियोमीटर वायर इफ द सेल इज शंटेड। तो आपको पता है यार जो रेजिस्टेंस आता है इंटरनल रेजिस्टेंस वो आता है शंट इनटू एल बिग माइनस एल स्मॉल माइनस वन, ऐसा आता है ना। तो ये आपका मेरे हिसाब से आ जाएगा 2, है ना, इनटू ये आ जाएगा आपका 5/4 बच जाएगा, ये -1 आ जाएगा, एक तरीके से 1/4 मतलब 0.5 ओम आ रहा होगा आपका आंसर, है ना। ये आपको पता है, हमेशा याद रखना बाद की जो लेंथ होती है वो कम आती है क्योंकि वो टर्मिनल पोटेंशियल को मेजर करती है, ठीक है। चलिए, a meter bridge experiment resistance box is इतना is connected to a left gap of unknown resistance h if the balance point is 40 calculate the s। तो देखो ऐसा होता है मीटर ब्रिज में, आपको मैं बता भी देता हूँ, लेफ्ट में जो है वो अननोन है, ठीक है, राइट में 2 है और इसके अक्रॉस जो लेंथ है भैया वो 40 है ना। तो यहां से कहीं जब आप गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो ये 40 है, तो बची कितनी होगी आपको पता है, बची जो है वो 60 होगी क्योंकि ये पूरा कितना होता है 1 मीटर का होता है। तो एक तरीके से आपका आंसर आ जाएगा s/2 इज इक्वल टू 40/60, दैट इज 4/6। तो s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/1 मिनट 40 है, बिल्कुल 40, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट में आपका 2 है, ओके, राइट में आपका s है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/s इज इक्वल टू 4/6, s की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 ओम, है ना, 3 ओम विल बी योर आंसर, बिल्कुल। चलिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द एडजॉइनिंग वायर्स, इनके बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखिए बड़ा सिंपल है, आपको पता है अगर मैं इस वाले आर्म को अलग से ही बना लूं, ये 5, ये 5, ये 5 और ये इधर, ये मेरा ए है, ये मेरा एक्चुअली में बी है, ये मेरा एक्चुअली में सी है और इनके बीच में एक बैटरी लगी हुई है, तो मैं इसको सेपरेटली देख सकता हूँ क्योंकि नीचे वाली जो आर्म है और ऊपर वाली जो आर्म है वो पैरेलल में है, इसलिए, ठीक है ना। तो ये आपका 5 आ गया, ये आपका 5 आ गया, ये आपका 5 आ गया, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे करंट निकाल लेता हूँ जो आएगा 2/15 और वी ए बी जो है वो आ जाएगा 2/15 इंटू 10, तो ये आएगा 5 2 10, 5 3 15, 4/3 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 4/3 वोल्ट, ठीक है ना, 4/3 वोल्ट विल बी योर आंसर, ठीक। अच्छा, the resistance of a wire of is R if it is melted and stretched to n times its original length, then resistance is। तो आपको मैंने बताया जब भी स्ट्रेचिंग होगा तो भैया या तो फॉर्मूला ये आएगा रो एल स्क्वायर अपॉन बी या फिर रो वी अपॉन ए स्क्वायर। तो क्योंकि लेंथ को n टाइम्स किया है तो एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, तो आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी हैव अ रिलेशन, तो आपको पता है भाई जो करंट डेंसिटी होती है वो आई अपॉन ए होती है और ये एन ई ए वी डी होता है अपॉन ये ए होता है, ठीक है ना, ए से ए कट जाता है। वी डी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए
है ना, वी डी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, वी डी की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वी डी की वैल्यू जाएगी ई ई टाउ बाई एम, है ना। तो बेसिकली जे जो है वो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ही आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना, तो ई प्रोपोर्शनल टू कैपिटल जे आ जाएगा आपका डायरेक्टली। चलिए, कंसिडर फर्स्ट टू सेल्स इन सीरीज एज शोन इन फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ओके, डायग्राम मिसिंग, डायग्राम मिसिंग, चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो E1 है वो 10 वोल्ट है, E2 आपका 4 वोल्ट है, R1 आपका 1 है, R2 भी 1 है, और R आपका 2 है। क्या पूछा है? इनके अक्रॉस आपसे ये पूछा है। जहां तक मुझे लगता है इसके ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है ना, इसके ऑप्शंस गलत हैं बेटा, ऑप्शंस रॉन्ग है इसके। ऑल्दो आपका अप्रोच वही है, सबसे पहले आई निकालिए, ठीक है। तो इन दोनों ई को कांस्टेंट कर लीजिए, तो ई वन प्लस ई टू 14 वोल्ट आ जाएगा, अपॉन 1 + 1 2, 2 + 2 4 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका आई आ जाएगा, तो जाएगा 3.5, ठीक है, एम्पियर। आप क्या करेंगे, 10 - 3.5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6.5, तो एक 6.5 वोल्ट आएगा, और एक 4 - 3.5, तो एक 0.5 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। अगेन क्योंकि इसमें मेरे को पता था ये, क्योंकि ये पुराना है, करेक्शन नहीं हुआ है, तो ये गलत होगा, बट ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना। तो इसके ये आंसर्स आएंगे 6.5 एंड 0.5, ठीक है। क्योंकि देखो ना, 4 से ज़्यादा तो कैसे आ सकता है, हाँ, ये तब आ सकता होगा जब ये ऐसी होंगी। देखो ऐसे एक बार करके देखेंगे ना, तो आंसर क्या आता है, तो 10 - 4 6 आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं, हमने एक बैटरी को पलट दिया, लेट अस सी कि उससे क्या आंसर आता है। तो 10 - 4 आपका आ गया 6, अपॉन ये आ गया 2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा 1.5 आ जाएगा करंट, है ना। अच्छा, तो अब आंसर आ जाएगा 10 - 1.5, तो ये आ जाएगा 8.5। अब देखो अब आंसर आ रहे हैं, और एक आ जाएगा 4+, क्योंकि ये चार्ज हो रहा होगा, है ना, तो 4 + 1.5 ये आ जाएगा 5.5। तो अब आप कह सकते हैं आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम में करेक्शन करना है ना, डायग्राम को करेक्ट करना है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ करेक्टेड डायग्राम। ये आपका जो है वो करेक्टेड डायग्राम है, ठीक है। ये आप करेक्टेड डायग्राम, इसको हम ठीक करवा लेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन पावर डिलीवर्ड इज बैटरी इज मैक्सिमम। तो मैंने आपको बता रखा है, जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं तो पावर मैक्सिमम आता है। विच द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस इन इलेक्ट्रिक गीजर। तो हीटिंग पर्पस के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, तो आपको पता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आप उसको यूज कर सकते हैं, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज्यादा उसको यूज कर सकते हैं, तो नाइक्रोम वायर को आप यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, ये एक दूसरे के ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से रेजिस्टिविटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। एक्चुअली में यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी 1 ही होता है, तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के इस तरीके से बिहेवियर को रखते हैं। Two wires of same length are shaped into a square and a circle if they carry same current, ratio of magnetic moment is। तो आपको पता है यार, स्क्वायर और सर्कल, है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल करेंगे, तो यह जाएगा I इंटू ए अपॉन आई इंटू ए, है ना। एन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये A1 आ जाएगा, ये A2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब जो है वो हमें बस इनका रिलेशन निकालना है। तो हमें पता है अगर ये ए है और ये आर है, तो इसका 4 टाइम्स ए, इसका पूरा पैरामीटर इसके 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो हमें पाई r/2 मिल जाएगी। बस आप इसको रख लीजिए, तो अब आपको आंसर मिल जाएगा पाई² r² अपॉन 4 इंटू पाई² r², सॉरी पाई r²। तो ये सब कैंसिल हो गया, एक पाई बच गया और नीचे 4 बच गया, आंसर आ गया आपका पाई/4, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक। चलिए, an electric current passes through a long straight copper wire at a distance 5 centimeter from a straight wire, the magnetic field is B, the magnetic field at 20 centimeter from the wire is। देखो बड़ा सिंपल है यार, हमें पता है स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 k लैम्डा अपॉन एक्स, ठीक है। तो B1 अपॉन B2 क्या है,
जो 2k लैम्डा ये सब तो सेम ही आ गया, वो आ जाएगा x2 अपॉन x1, है ना, x2 अपॉन x1, तो 4, तो एक तरीके से वो b1/4 आ जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगी उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है। A circular radius of carries a current circular coil of radius r, a current radius a, sorry, carries an electric current. The magnetic field due to coil at the point on the axis located at a distance r from the center is इतना such that, तो आपको पता है भाई जो b होती है उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आपका x बहुत बड़ा है तो आप r को निगलेक्ट कर देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, पावर 1/1/r की पावर 3, मतलब कि ये ऑप्शन आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A solenoid has 100,000 turns per unit length. If a current 5 ampere is flowing through it, the magnetic field inside is, तो B is equal to आ जाएगा म्यू नॉट और आ जाएगा n इंटू आई, जहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू आप रख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। n की वैल्यू आप रख सकते हैं 1000 इंटू आई की वैल्यू जो है वो आप रख सकते हैं 5, ठीक है। तो इससे जो है वो आपका आंसर मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, ये ए ऑप्शन आना चाहिए जहां तक है ना, ए ऑप्शन आ रहा है। Current of 10 ampere and 2 ampere are flowing in opposite directions through parallel wires A and B respectively. If the wire A is infinitely long and wire B is 2 meter long, then the force on wire B which is situated at 10 centimeter from A is, ठीक है। तो देखिए फोर्स जो है वो आ जाएगा आपका, पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला लिख लीजिए, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई x इंटू आ जाएगा L जो भी उसकी लेंथ है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 2, ठीक है। I1 इंटू I2 आ गया 20 अपॉन x की वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका कितना 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 10⁻2 इंटू 2 आ जाएगा आपका आंसर। तो बस 2 2 जा 4 2 जा 8 वाला ऑप्शन, ये तो मेरे को वैसे ही पता है, दिख ही रहा है मेरे को 8 वाला ऑप्शन आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। Two thin long parallel wires separated by distance d carries a current in the same direction, they will, ठीक है। तो पहले तो ये they will attract, मैंने आपको बताया हुआ है ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं जब भी सेम डायरेक्शन में होते हैं, और अट्रैक्ट भी किससे करेंगे ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो अट्रैक्ट भी इसी फोर्स से करेंगे जो यहाँ पे है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डी ही आता है, बिल्कुल सही है, ठीक। A current I flowing through a long straight conductor which is bent into a circular loop of radius r is in the middle, ठीक है। तो इसमें अगर नीचे आ रहा है तो बेटा इस पॉइंट पे जो इसकी वजह से फील्ड होगी वो बाहर आएगी, और क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज है तो इनकी वजह से अंदर आएगी। तो पहले तो देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन तो यही आना है। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, वायर की वजह से आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, ठीक है, माइनस में आ जाएगा, या इसको माइनस इसको प्लस, किसी को भी माइनस प्लस ले सकते हैं, एक आ जाएगा आपका म्यू नॉट I/2r। तो दोनों में से आप जो कॉमन लगेगा म्यू नॉट I/2r कॉमन लेंगे, तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग हैविंग n टर्न्स एंड डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू, तो आपको पता है भाई उसका आंसर जो आता है वो आता है nr²। b का फॉर्मूला क्या आता है, n टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i r² अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक। टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो आपको होता है टाइम पीरियड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 πm/qb, जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आती है, जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ 2 πm/qb इंडिपेंडेंट ऑफ आ जाती है आपकी वेलोसिटी एंड रेडियस, तो स्पीड एंड रेडियस के इंडिपेंडेंट आती है, ठीक। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, करंट कैरिंग स्क्वायर लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप, इफ द फोर्स ऑन वन आर्म ऑफ द लूप इज F देन द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म इज, तो आपको बताया गया है बहुत बार कि रैंडम कोई भी लूप हो बेटा, अगर वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उस पर जो नेट फोर्स आता है वो 0 आता है ना। इसका मतलब जितना भी इन तीनों आर्म पे फोर्स लग रहा है, क्या उतना ही आर्म क्या उतना मिला के इस पे लग रहा होगा, कैसे, तो मान लो इसको एफ ए कह दो, इसको एफ बी कह दो, इसको एफ सी कह दो, इसको एफ डी कह दो। आपको पता है ये फंडा क्या कहता है, ये कहता है कि भाई इन सब का वेक्टर सम जो है, इन सब का जो वेक्टर सम है वो कितना है, 0 है।
इसका मतलब क्या है कि इन तीनों पे जो फोर्स है, अगर मैं इनको लेफ्ट में लिखूं वापस तीनों को, तो क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ ऑफ ए आ रहा है। तो इन तीनों पे जो फोर्स है वो बेसिकली एक की वजह से आएगा। तो दैट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ इट। ठीक है, तो देखो एक टेस्ट तो हमने डिस्कस कर लिया है ना, एक टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया, आई होप कि आपको इतना तो क्लैरिटी आ गया होगा कि किस तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट का भी वीडियो दे दूंगा। आज की क्लास इंटरनेट इश्यूज की वजह से नहीं हो पाई, बट मैंने आपको ये वीडियो दे दिया है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट टेस्ट का वीडियो भी शूट करके, कल तो क्लास होगी हमारी, दैट इज ऑन 24th ऑफ जून हमारी क्लास होनी ही चाहिए। ठीक है, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू क्यों, क्योंकि आपको पता है बारिश का थोड़ा सा यहाँ सिनेरियो चल रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपकी कल क्लास हो जाए। ठीक है, तो वो जब क्लास हो जाएगी तो हम उसके साथ ही आपको दूसरा वीडियो भी दे देंगे। ठीक है, डन, चलिए।